सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी यात्रा को स्मूथ करने में। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप केदारनाथ यात्रा या चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन जिस साइट पर जाके करना है वो साइट में आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। यहाँ पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, या जिसके भी साथ जा रहे हैं उसको भी साथ में रजिस्टर कर लीजिए ऐड पिलग्रिम करके। और जिस व्हीकल से, अगर अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो अपना व्हीकल भी रजिस्टर कर लीजिए। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर आप अपनी बाय कार जा रहे हैं तो आपको सीधा पहुंच जाना है सोनप्रयाग। और इन केस अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको मैं गाइड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे के आसपास निकल जाओ, ताकि आप लेट इवनिंग तक सोनप्रयाग इजीली पहुंच जाओ। क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल सकता है रास्ते में, स्पेशली श्रीनगर के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। और जब आप सोनप्रयाग पहुंचोगे तो एक चीज़ और याद रखना है कि सोनप्रयाग पहुंचते समय पहले ही आपको ना धारी देवी टेम्पल पर एक बार अगर आप दर्शन कर कर अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और धारी देवी जो है वो श्रीनगर से जस्ट पहले ही आपको पड़ेगा धारी देवी जी का मंदिर, तो वहाँ पर आप आशीर्वाद लेके अगर अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ गए जब आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं तो सोनप्रयाग पहुँचकर आप रिलैक्स करिए, वहाँ पर रूम लीजिए, रात को रुकिए और फिर वापस अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए वहाँ से शटल लेकर गौरी कुंड के लिए। और गौरी कुंड पर आपको शटल लेके सीधा अपनी चढ़ाई शुरू करनी है केदारनाथ बाबा के धाम के लिए। तो गाइज, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपको गौरी कुंड से जो शटल मिलती है उसकी लाइन सुबेरे 4 बजे मॉर्निंग से शुरू हो जाती है। इन केस आपने मिस कर दिया, आपने 7-8 बजा दिए, तो डेफिनेटली याद रखिए गौरी कुंड ले जाने वाली जो शटल टैक्सी है जिसका कि फेयर होता है 50 रुपये पर पर्सन, जो कि गवर्नमेंट व्हीकल्स होती हैं और वही चल रही होती हैं। गवर्नमेंट व्हीकल्स मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट परमिशन व्हीकल्स होती हैं, वहाँ प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते, तो वही वहाँ पर चल रही होती हैं। और उन व्हीकल्स को अगर आप मिस कर देंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आप लेट कर देंगे तो भी हो जाएगी। तो कीप इट इन माइंड कि 4 बजे लाइन शुरू हो जाती है और आप 4 बजे ही परफेक्टली लाइन में चले जाएं, ताकि आप इजीली 6 बजे गौरी कुंड से अपनी यात्रा शुरू कर पाएँ। अब गाइस, जब आप गौरी कुंड पहुँचते हैं तो गौरी कुंड पहुँचकर सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं माँ गौरी जी के मंदिर में, और उसी के साथ माँ मंदाकिनी जी आपको वहाँ पर अपने तेज़ प्रवाह के साथ बहती हुई नज़र आती हैं। और उन्हीं के साथ में ही एक तप्त कुंड है, आप तप्त कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आप होटल से ही बात लेकर आ रहे हैं और आप स्नान नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मैंने तो खुद भी ऐसे ही किया था। और अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो गाइज़ आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको पौनी, पिट्ठू, पालकी अगर कुछ लगने वाला है तो आप वो स्टार्टिंग से ही ले लें, आप ज़्यादा आगे जाके लेने का ना प्लान करें। और अगर आपको पैदल यात्रा करनी है, जो कि सबसे ही उत्तम है, तो पैदल यात्रा करनी है तो भी मैं ये कहूँगा कि आप रामबाड़ा तक थोड़ा सा अपना पेस मेंटेन करिए, थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। उतने ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए जितने ज़्यादा रेस्ट आपको रामबाड़ा के बाद एक्चुअली लेने पड़ेंगे। क्योंकि केदारनाथ बाबा की, केदारनाथ धाम की चढ़ाई 15 किलोमीटर ऑफिशियली आपको माइलस्टोन पर दिखती है, बट एग्जैक्टली मुझे पर्सनली लगता है कि वो 15 किलोमीटर नहीं है भाई, वो इससे ज़्यादा है। और जब आप केदारनाथ यात्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद आपको भी ऐसा ही फील होगा, और वो हर एक बंदे को फील होता है जो भी वो केदारनाथ यात्रा करता है। तो इसी के साथ गाइज मैं आपसे कहूँगा कि जब आप अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखें। आप अपने साथ अपनी मेडिसिन वगैरह कैरी करें। अगर आपको कुछ भी बीपी, शुगर वगैरह कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, या फिर आपको हाई ऑल्टीट्यूड से प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। इसी के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप अपने साथ गर्म पानी ज़रूर कैरी करें। मतलब आप अपने साथ ऐसी बॉटल कैरी करें जो थ्रू आउट आपका मतलब टेम्परेचर मेंटेन करे वाटर का। और 24 आवर्स, आजकल तो मेटल वगैरह की, कॉपर वगैरह काफ़ी बॉटल्स आ रही हैं जिनमें कि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो ठंडा ही रहता है, गर्म डालेंगे तो वो गर्म ही रहता है। तो वो वाली बॉटल यूज़ करें, मिल्टन, या मतलब ये देखो कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, जनरली हम यूज़ करते हैं ऑफिसेज़ वगैरह में भी, तो आप वो वाली बॉटल यूज़ करिए।
और उसमें आप अपने साथ हॉट वाटर लीजिए। अब गाइज़ आप सोचेंगे यार ठंडा पानी चाहिए होता है, ठंडा पानी अच्छा लगता है पीने में, गर्म पानी क्यों? तो गाइज़ देखो, जब आप यात्रा करते हो ना, आपका शरीर गर्म होता है, आप स्वेटिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी स्वेट कर रही होती है, और उस समय अगर आप ठंडा पानी पिएंगे ना तो आप जल्दी थक जाएंगे। आप एक तरीके से इसको एज ए एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर इंजन गर्म है, गर्म इंजन पे एकदम ठंडा पानी डालोगे तो इंजन ठंडा पड़ जाएगा। तो अगर आप गर्म बॉडी के अंदर एकदम ठंडा पानी इनटेक करोगे, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, आपको चढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी यार। देखो सिंपल है। तो आप गर्म पानी हल्का हल्का पीते रहिए और यात्रा को कंटिन्यू करते रहिए। बिल्कुल भी आपको भागना नहीं है, बिल्कुल भी आपको हरी फरी नहीं करनी है, आपको एक नॉर्मल पेस मेंटेन करना है। सिर्फ मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप ना रामबाड़ा तक ब्रेक कम लीजिए, आप कंटिन्यूसली धीरे धीरे वॉक करते रहिए, और वो जो वॉक आप करेंगे वो एक स्टैंडर्ड पेस के साथ करते रहिए। उसमें ये ना हो कि आपको थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा खाली मिला तो आप थोड़ा सा तेज़ चलने लग गए, तेज़ भागने लग गए। मतलब ओवर स्पीड नहीं करना है, अंडर स्पीड नहीं करना है, ब्रेक कम लेने हैं टिल रामबाड़ा। रामबाड़ा के बाद तो आपको एक्चुअली में ब्रेक बार बार लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी एकदम खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है, और रामबाड़ा के बाद ही आपको जो आइस वगैरह है, ग्लेशियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आगे लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और वहीं पर ही मेन ऑक्सीजन इशू वगैरह ये सारी चीज़ें आगे ही आती हैं। अभी आपको रामबाड़ा तक तो कोई इशू नहीं आने वाला है। तो रामबाड़ा तक चढ़ाई को थोड़ा सा आप कम सीरियसली लें और एक पेस मेंटेन करके चलते रहिए। इसी के साथ गाइज यात्रा पर आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करिए। आप किसी भी मौसम में जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, बहुत रेयर ही, मतलब आप लगा लीजिए गाइज, अगर आप मैं कहता हूँ शायद ही कोई ऐसा दिन आता होगा, जितने भी 5 महीने 4 महीने जितने भी धाम के कपाट खुले रहते हैं, जितने भी टाइम के लिए, शायद ही कोई ऐसा दिन आता होगा कि पूरी यात्रा मार्ग में आपको कोई बारिश ना मिले। तो आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिए, आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करिए और अम्ब्रेला लेके चलिए। इसी के साथ आगे जाके ऊपर लिंचोली के आसपास आपको थोड़ा ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप अपने साथ एक वार्म वुलन कैप भी कैरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मुझे ज़रूरी लगता है। और इसी के साथ अगर आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो थोड़ा सा ग्लव्स वगैरह भी कैरी कर लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। बाकी स्टिक तो आपको लेनी पड़ेगी नीचे यात्रा स्टार्ट करते टाइम। स्टिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, स्टिक की आपको बहुत नीड पड़ने वाली है, और जहाँ भी आप ब्रेक लेंगे स्टिक को अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वो छूट जाती है, और छूटने के बाद रास्ते में आपको स्टिक कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और कोई देगा भी नहीं मांगने से भी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और इसी के साथ जब आप यात्रा पे आ रहे हो तो यात्रा इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। तो आप अपने साथ जो शूज़ कैरी करेंगे वो भी एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ कैरी करिए, क्योंकि शूज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, अच्छे शूज़ की, क्योंकि जहाँ रेनफॉल वगैरह होती है वहाँ पर थोड़ा स्लिपरी और ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो अगर आपके पास अच्छे शूज़ नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ जब आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि चढ़ाई में आपके 7 से 8 घंटे का टाइम आपका लगना ही लगना है। उतना टाइम आपका लगेगा अगर आप नॉर्मल ट्रैकर हैं, नॉर्मली यात्रा कर रहे हैं एज ए पिलग्रिम, तो आपका इतना टाइम लगना है। अगर आप हैबिचुअल हैं, आप पहले कई बार कर चुके हैं, तो हो सकता है आप 5 से 6 घंटे में भी कर सकते हैं, बट जनरली 7 से 8 घंटे लगते ही हैं चढ़ाई में। और इसी के हिसाब से आप मेंटेन करके चलिए। अगर आप सवेरे 6 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं और अगर आपको वो चढ़ाई ख़त्म करनी है 1:30-2 बजे तक, तो आपको पेस मेंटेन रखना पड़ेगा। इनकेस आप ज़्यादा गैप ले रहे हैं, ज़्यादा धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको हो सकता है 4 से 5 बज जाएँ। याद रखिए गाइस, जितना आप लेट करेंगे धाम पे पहुंचने में, और उसी हिसाब से वहाँ पर रेट भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे रात बढ़ेगी टेंट्स कम रह जाएंगे, सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे और फिर रेट्स बढ़ जाएंगे। जनरली टेंट्स वगैरह में मेरे को तो 700 पर पर्सन के हिसाब से मिला था, बट अभी फ़िलहाल वहाँ पर 400, 500, 600 कुछ यही रेट्स चल रहे हैं। देख लेना वो जैसे भी आपको ठीक लगे। और जो टेंट्स वगैरह हैं, कैंप सिटी वगैरह हैं, कैंप हैं जहाँ पर, वो है बेस कैंप। वहाँ पर आपको बहुत सारे कैंप मिल जाएंगे जो कि मंदिर से और लगभग
आधा किलोमीटर की दूरी पे है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी कह सकते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं, मतलब वहाँ से आपको मंदिर क्लियरली दिखता है। तो आधे किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वहीं पर सामने सरकारी रेस्टोरेंट भी है GMVN का, जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। सरकारी जो भी पर्ची है वो कटेगी उस पर। और इसी के साथ गाइज, जब आप दर्शन करने जाएंगे वहाँ पहुँच के कैंप में रुकने के बाद सुबह, तो वो भी आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है ताकि ज़्यादा लाइन ना फेस करनी पड़े। इसी के साथ वहाँ पे VIP पर्ची का भी काउंटर है जब आप दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप VIP पर्ची काउंटर से पर्ची कटाते हैं तो 2100 रुपये की दर्शन की पर्ची है। अगर आप वो 2100 रुपये की पर्ची कटाते हैं तो शायद आपको दर्शन आधे घंटे में हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो लाइन में अभी टाइम लग रहा है वो 4 से 5 घंटे का टाइम लग ही रहा है, तो आपको भी इतना टाइम लगेगा। और अभी फ़िलहाल मेरे टाइम पर जब मैं गया था, मैं ओपनिंग सेरेमनी में गया था, तो उस टाइम में गर्भगृह में दर्शन नहीं कराते हैं। तो हो सकता है आपको अब शायद दर्शन हो जाए, नहीं तो सावन में गर्भगृह के अंदर बिल्कुल आप महादेव की पिंडी को टच कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। बट अभी ऐसा नहीं हो पाता। बाकी अगर अभी उन्होंने ओपन कर दिया हो तो वेल एंड गुड है। तो फ़िलहाल यही सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ एक छोटी सी चीज़ और बोलना चाहूँगा। मेरे टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पर इशू था जो कि सॉल्व होने वाला था, तो अब शायद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई हो। इन केस नहीं आई हो या कोई इशू है या कोई फॉल्ट हो सकता है, तो अपने साथ पावर बैंक कैरी कर लोगे तो वो भी रिकमेंडेड है। क्योंकि वहाँ पर देखो, जब आप धाम पे पहुँचते हो तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ जाएगा सर्च करने में और कहीं ना कहीं चार्जिंग अवेल करने में। तो अपने साथ पावर बैंक कैरी कर लेना और एक टॉर्च भी कैरी कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जनरली आपको गौरीकुंड से भी निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलना है, धाम के लिए दर्शन के लिए निकलना है तो भी अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो टॉर्च वगैरह की आपको नीड पड़ेगी। बाकी फ़ोन की टॉर्च से भी काम चलाया जा सकता है, बाकी टॉर्च हो तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस, इसी के साथ अगर कुछ भी मेरे से छूटा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आ जाएगा। और इनके सारी चीज़ें पूरी हैं। व्लॉग अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। शेयर मारो भाई वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो भी प्लान कर रहे हैं, ताकि उनकी भी यात्रा थोड़ी सी स्मूथ हो सके। ये वीडियो देखकर काफ़ी उनको हेल्प मिल सके। इसी के साथ गाइस, मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्मार्ट कीपिंग यू लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा ID जल्दी जाके फॉलो कर लो। लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। बाय बाय।